हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। क्या हालचाल है आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आई होप यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं या फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के अपडेट टाइम से मिल सकें, आप तक टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 1 जो आपका 10 जनवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था सीबीएसई के द्वारा। और उनके हम लोग इस वीडियो में केवल सीडीपी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये आपका 10 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 1 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर seated.nic.in पर यह क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिल सकें टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग 10 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 1 में हम लोग केवल सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिटेल में समझेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है बाल विकास के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता में संप्रत्यय क्या सुझाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर होगा बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी तरह अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। मस्तिष्क नमनीयता से तात्पर्य अनुभव और पर्यावरणीय प्रभावों की प्रतिक्रिया में मस्तिष्क की परिवर्तन और अनुकूलन की क्षमता से है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क विशेष रूप से नम्य और महत्वपूर्ण विकास में सक्षम होता है। अनुभव के प्रति यह संवेदनशीलता तंत्रिका संबंध के गठन और विभिन्न संज्ञानात्मक विकास के अधिकरण की अनुमति देता है। ठीक इसी प्रकार का जो आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्या सुझाएगा, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। दिया गया है किसी व्यक्ति की आनुवंशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक जटिल तरीके की पारंपरिकता द्वारा विकास को रूप देती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। आनुवंशिकता और पर्यावरणीय कारक दोनों एक व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका प्रभाव परस्पर अनन्य नहीं होता। आनुवंशिकता माता पिता से विरासत में मिली आनुवंशिक जानकारी को संदर्भित करती है, जबकि पर्यावरणीय संदर्भों में एक व्यक्ति के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अनुभवनात्मक कारक शामिल होते हैं। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया एक बालक अपना प्रारंभिक समाजीकरण का पाठ डैश से
डैश से पाता है, तो कहाँ से पाता है? अपने माता पिता से। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। माता पिता बच्चे के प्रारंभिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आमतौर पर प्राथमिक देखभाल करने वाले और ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ बच्चे अपने शुरुआती वर्षों के दौरान सबसे अधिक और घनिष्ठ अंतक्रिया करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं? तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना शुरू करते हैं, और इस चरण के दौरान बच्चे वस्तुओं, लोगों या घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों, छवियों या इशारों जैसे प्रतीकों का उपयोग करने की क्षमता विकसित करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं कि एक बच्चा एक छड़ी का प्रयोग या उपयोग तलवार के रूप में कर सकता है, या एक कार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक ब्लॉक का उपयोग कर सकता है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, पूर्व संक्रियात्मक। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दिया गया जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो आपकी क्या कहलाती हैं? स्कीमा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की संगठित संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा संज्ञानात्मक ढांचे या मानसिक प्रतिनिधित्व हैं जिनका उपयोग व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को समझने और व्याख्या करने के लिए करते हैं। इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा, स्कीमा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दिया गया समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम्य संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो किसने की है? आपके लेव-वेगोर्स के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अधिगम्य समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा पर लेव-वेगोर्स्की द्वारा चर्चा की गई है। वेगोर्स्की ने एक सोवियत मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सिद्धांतकार थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर जोर दिया। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से क्या हासिल कर सकता है और एक शिक्षक या सहकर्मी जैसे अधिक जानकार व्यक्ति से मार्गदर्शन और समर्थन के साथ क्या हासिल कर सकता है, और उसके बीच के अंतर को संदर्भित करता है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, लेव-वेगोर्स्की। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव-वेगोर्स्की स्पष्ट रूप से डैश की महत्वता पर जोर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा संस्कृति पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। एक प्रमुख विकासात्मक मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सिद्धांतकार लेव-वेगोर्स्की ने सोचने की प्रक्रिया में संस्कृति की महत्वता पर जोर दिया, और वेगोर्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चों की सोच और समस्या समाधान क्षमता सांस्कृतिक उपकरणों जैसे भाषा, प्रतीकों और सामाजिक प्रथाओं द्वारा आकार लेती हैं जो उनके समाज द्वारा उन्हें पारित की जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिया गया निम्नलिखित में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर होगा लॉरेंस कोहल्सबर्ग। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में। और फ्रेंड्स, आप लोग यह क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके सीटेड पेपर 1 और सीटेड पेपर 2 में जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, जब तक उनके सिलेबस के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे तब तक आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे। जब आपके सब्जेक्ट के जो सिलेबस दिया गया है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट में सीटेट की, जब आप लोग सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे तभी आप लोग एजर्सन और रीजन आप लोग कर सकते हो, चाहे आपके सीटेट पेपर 1 में जो भी सब्जेक्ट हो और सीटेट पेपर 2 में जो आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तब आप लोग एजर्सन और रीजन के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाओगे।
तो दिया गया है कि अभिकथन देखते हैं, पढ़ते हैं। दिया गया, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन, सॉरी, एजर्सन एजर्सन क्या है, सही है। और रीजन क्या दिया गया है, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और जो आपका रीजन है एजर्सन की सही व्याख्या करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया है बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर होगा पक्षपाती मानदंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपका आईक्यू परीक्षण है विभिन्न कारणों से आलोचना का विषय रहे हैं, लेकिन प्रमुख आलोचना में से एक पक्षपाती मानदंडों से संबंधित है। पक्षपाती मानदंड आईक्यू परीक्षण के प्रायः उन मानदंडों को प्रेरित करता है कि आलोचना की जाती है जो लोगों के कुछ समूह के प्रति पक्षपाती होते हैं, जैसे कि विशेष संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक एवं भाषाई पृष्ठभूमि के व्यक्ति आदि। जो आपके गुणात्मक आकलन है, जो आपके आईक्यू परीक्षण विभिन्न कारणों से आलोचना का विषय रहे हैं, जिसमें आपके प्रमुख आलोचनाएं जो आपके पक्षपाती मानदंडों से संबंधित हैं, और कुछ हैं सांस्कृतिक संवेदनशीलता, और लास्ट है आपका बच्चों के सामाजिक संदर्भ को शामिल करना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दिया गया है कि लेव वेगोट्स्की के अनुसार भाषा क्या है। तो भाषा क्या है, आपका चिंतन को सुसाधित करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक लेव वेगोट्स्की का मानना था कि भाषा संज्ञानात्मक विकास और चिंतन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेगोट्स्की के अनुसार भाषा व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने, दूसरों के साथ संवाद करने और सामाजिक परिवेश में ज्ञान को आत्मसात करने की अनुमति देकर चिंतन को सुसाधित करती है। तो इसी प्रकार लेव वेगोट्स्की के अनुसार भाषा चिंतन को सुसाधित करती है और संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है वैकल्पिक विषय के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है, आपकी जेंडर रूढ़िवादिता पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। जो आपकी जेंडर रूढ़िवादिताएं हैं, वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय को सीमित कर देने की प्रथा जेंडर रूढ़िवादिता पर आधारित है। ये रूढ़िवादिताएं प्रारंभिक जेंडर भूमिकाओं को लागू करती हैं और व्यक्तियों को ऐसे हितों का अनुसरण करने से रोकती हैं जो सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दिया गया है कि कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में डैश है। तो क्या है आपका, क्या है, संसाधन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। कक्षा में विविधता को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में देखा जाता है। यह विभिन्न पृष्ठभूमि, संस्कृतियों और अनुभव के छात्रों को एक साथ लाती है और दृष्टिकोण में ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। इसी प्रकार कक्षा में विविधता को एक ऐसे संसाधन के रूप में देखा जा सकता है वे सभी के लिए शैक्षिक अनुभव को बढ़ाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वयं मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। अधिगम के रूप में आकलन मूल्यांकन के एक रूप को संदर्भित करता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेता है और अपने स्वयं के अधिगम पर चिंतन करते हैं और अपने प्रगति को निगरानी में रखते हैं और जिम्मेदारी लेते हैं। इस उपागम में से विद्यार्थी अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और अधिगम की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए स्वयं मूल्यांकन में संलग्न होते हैं। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 15 आपका एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। दिया गया है कि अभिकथन किसी नए संप्रत्यय को सीखने के समय अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को सवाल पूछने और अपने संदेह को स्पष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका रीजन जो आपका एजर्सन है यानी अभिकथन है, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आपका जो प्रोत्साहित है ये आपका है पॉजिटिव टैग वर्ड। क्या है आपका? पॉजिटिव टैग वर्ड। इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपका जो एजर्सन है, जो आपका अभिकथन है, ये आपका हो जाएगा सही। और रीजन दिया गया, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करता है। तो जो आपका रीजन है, रीजन क्या है? गलत है, कोई भी बाधा पैदा नहीं होगी इसमें, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें एजर्सन सही है लेकिन रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। और जिसमें आपका जो तर्क दिया गया था, तर्क के अनुसार सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में बाधा पैदा करना, ये आपका जो रीजन दिया गया था ये बिल्कुल आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन को बाधित नहीं करता बल्कि इसे बढ़ावा देता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। दिया गया वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समायोजन हेतु निम्नलिखित में से क्या बाधा बन जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और उनमें पदानुक्रमता स्थापित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। विभिन्न प्रथाओं में अंतरों को प्रकाशित करना और विद्यार्थियों में पदानुक्रमता स्थापित करना उनमें विभाजन और असमानता की भावना को उत्पन्न कर सकता है, जो उनके सफल समायोजन में बाधा बन सकता है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। दिया गया है आपका अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। अधिगम कठिनाइयों को महसूस करने वाले छात्र उतने विविध हैं जितने कि छात्रों के कोई अन्य समूह होते हैं। वे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके पास अलग अलग अनुभव होते हैं और उनकी क्षमताएं और चुनौतियां अलग अलग होती हैं, यानी कि भिन्न होती हैं। इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका आंसर होगा कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्लासेस में ध्यान देने चाहिए ताकि आपका सफल समावेशन विद्यार्थियों का हो सके। तो कक्षा में उपयुक्त सहायक उपकरण मौजूद हो, इन विद्यार्थियों को पृथक करने से बचना, बैठने की व्यवस्था पर विचार करना, पाठ वितरण के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग करना है। यही आपके क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, जो आपके कमतर दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD से जूझते विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 19 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे आवेगशीलता की निरंतर स्वरूप दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। ADHD से पीड़ित छात्र अक्सर आवेगी होते हैं, जिसका अर्थ है कि बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। इसमें विद्यालय, घर और सामाजिक परिस्थितियों में समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर ADHD वाला एक छात्र कक्षा में अस्पष्ट उत्तर दे सकता है, दूसरों को बाधित कर सकता है या अपनी बारी का इंतजार करने में उससे कठिनाई हो सकती है। तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। दिया गया है
निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने की एक प्रभावी रणनीति है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वयं चयनित उच्च क्रम चिंतन कार्य सौंपना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। प्रतिभाशाली छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति है उन्हें स्वयं चयनित उच्चक्रम चिंतन कार्य सौंपना। प्रतिभाशाली छात्रों को अक्सर जटिल और सृजनात्मक चिंतन में शामिल होने के लिए बौद्धिक चुनौतियां और अवसरों को आवश्यक होती हैं। जो आपके प्रतिभाशाली छात्रों को रुचि के विषयों का एक अन्वेषण करने में समालोचनात्मक चिंतन में संलग्न होते हैं, जो समस्या समाधान और उनकी क्षमताओं और जुनून के साथ संरेखित परियोजना और कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद करती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। दिया गया गैर जन्मजात अधिगम जैसे कि बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना सीखने के लिए किसी, इसका आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर, किसी तरह के बाहरी निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दिया गया कि विद्यार्थी सार्वत्रिक बेहतर तरीके से किस प्रकार सीखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर होगा अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर, अपने आस पड़ोस से पारस्परिकता द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। दिया गया है प्रबल स्वरूप से डैश शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान के डैश में सहायक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर होगा बाल केंद्रित और सर्जन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता में बाधक बन जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसे कार्य देना जो विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान हो। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। दिया गया अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? तो जो आपका अधिगम है अर्थपूर्ण और संदर्भित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अर्थपूर्ण और संदर्भित अधिगम में नई जानकारी और अवधारणाओं को वास्तविक जीवन की स्थितियां, पूर्व ज्ञान और छात्रों के अनुभव से जोड़ना शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। दिया गया है आपका, हालांकि समस्या समाधान प्रक्रिया में अक्सर हम चरणों पर फेरबदल करते रहते हैं, फिर भी औसतन रूप से समस्या समाधान प्रक्रिया का हल करना डैश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर होगा समस्या की पहचान। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दिया गया औपचारिक शिक्षा में प्रवेश करने से पूर्व भी बच्चे अपने आस पड़ोस के बारे में, जैसे कि उन वस्तुओं और घटनाओं के बारे में जिनसे वे समाज शास्त्र समागम करते हैं, एक संपन्न समझ विकसित कर लेते हैं। एक अध्यापिका को उनकी इस तरह की समझ को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, उनके ज्ञान को अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपका अभिकथन दिया गया विद्यालयों को अधिगम के संवेगात्मक पहलू को अनदेखा करना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका गलत होगा, अभिकथन अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक, रीजन दिया गया संवेग और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो ये बिल्कुल आपका गलत होगा, इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें आपका एजर्सन और रीजन दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। दिया गया शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को डैश के लिए प्रेरित करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वतंत्र चिंतन। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। यह आपका 10 जनवरी 2023
2023 में जो आपका सीटेट पेपर 1 है सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। दिया गया अधिगम को सुचारू किस प्रकार किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अधिगम को कई तरीकों से सुसाधित किया जा सकता है, जिनमें निम्न निम्न शामिल है: चिंतन प्रतिवर्तन के लिए अवसर प्रदान करना, एक सहायक अधिगम का वातावरण बनाना, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना और प्रतिपुष्टि देना। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का उपयोग करना और प्रतिपुष्टि देना। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपके 10 जनवरी 2023 के सीटेट पेपर 1 के सीडीपी के 30 क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल सीडीपी पार्ट के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए और अच्छी तरीके से समझे, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 10 जनवरी 2023 को सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका सीडीपी सब्जेक्ट यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह मददगार साबित होगा यह वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो और बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।